गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप आज के क्लास अच्छे से कर लेते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो मेरा दावा है 100% आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। और आज हम लोग बात करेंगे 2009 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सारे कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से डील करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई अगर नया भी क्वेश्चन उसमें आ जाता है तो आपसे एक भी नहीं छूट पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कितने बार पूछा हुआ है, एक 2019 में और 2022 में भी पूछा हुआ है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, मतलब आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। दोनों क्वेश्चन पढ़िए, दोनों सेम ही है। यहाँ बोला द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना। मतलब एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, क्योंकि दो यहाँ पे हम लोग लेते हैं दो डिवाइस, एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर। इन दोनों को रेसिस्टेंस बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अल्फाबेट के टर्म में याद रखना कि एम मीटर को ए से और वोल्ट मीटर को वी से। देखिए जो पहले आता है उसका रेसिस्टेंस 0 होता है, जो बाद में आता है वोल्ट मीटर उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाता है। बस यही याद रखेंगे, एम मीटर का रेसिस्टेंस 0। यहाँ पे क्या पूछा हुआ, एम मीटर पूछा है, एम मीटर पूछा हुआ, एम मीटर के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 0। यहाँ भी वही कहानी है, एम मीटर पूछा है तो एम मीटर का क्या हो जाएगा 0। अब आज के बाद से आपको भूलेंगे नहीं ना, एम मीटर और वोल्ट मीटर। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, मतलब निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। गतिशीलता मतलब मोबिलिटी की फॉर्मूला पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को 2017 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा। मतलब यहाँ पे एक बार में फॉर्मूला पूछा है और एक बार में उसका यूनिट पूछा हुआ। तक अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यूनिट बना लोगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता की जो फॉर्मूला होती है वो होती है, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फॉर्मूला होता है। यूनिट देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यूनिट के लिए यहाँ पे मोबिलिटी का फॉर्मूला लिखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट आपने पढ़ा होगा मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, फोर्स बाई चार्ज। मतलब इसके लिए न्यूटन पर कूलम यूज करते हैं, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। अगर हम इसको डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर हो जाएगा कूलम पर न्यूटन। देखिए ऐसा कुछ है, मीटर कूलम नीचे सेकेंड न्यूटन, नहीं है, ऐसा नहीं। चलिए यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एम्पियर भी जैसा दिया हुआ। तो अपने करंट में फॉर्मूला पढ़े होंगे, आई करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू बाई टी पढ़े होंगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर हम यहाँ से क्यू बराबर क्या लिखते हैं, आई इंटू टी। क्यू मतलब चार्ज, इसका यूनिट लिखो कूलम, और करंट का एम्पियर और टाइम को टी, टाइम को सेकेंड। मतलब यहाँ से कूलम के जगह पे एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पे अगर हम एम बाई एस और कूलम के जगह पे एम्पियर सेकेंड और यहाँ पे न्यूटन। देखिए सेकेंड से सेकेंड गायब हो जाएगा, मतलब अगर इन दोनों को लिखेंगे तो एम्पियर मीटर पर न्यूटन। देखिए ऑप्शन कौन होगा, एम्पियर मीटर पर न्यूटन, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर घंटा मात्रक किसका है। एम्पियर आवर कहने का मतलब आप बैटरी देखे होंगे, बैटरी में कुछ इस तरह से लिखा रहता है, थोड़ा सा टेक्निकली जानेंगे हम लोग। 220 एम्पियर आवर क्या है, 220 एम्पियर आवर क्या हो, ऐसे लिखा रहता है। तो चलिए हम एम्पियर आवर के बारे में बात करते हैं। एम्पियर आवर, एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, आवर मतलब टाइम, ठीक है ना। ऐसा ही है एम्पियर आवर। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, करंट बराबर आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी होता है ना। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। यहाँ पे क्यू बराबर आई टी, आई कितना है, किसका होता है यूनिट, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर,
और टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सेकेंड। तो आप इसको एम्पियर सेकेंड लिखो, समझ रहे हो बात, चाहे एम्पियर मिनट लिखो, चाहे एम्पियर आवर लिखो, ये सब का सब किसका यूनिट हो रहा है, तो चार्ज का। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा आपका, बी हो जाएगा, चार्ज का ही यूनिट होता है। बैटरी के अंदर क्या स्टोर रहता है, चार्ज, एनर्जी या चार्ज, ठीक है ना, ध्यान में रखना है आप। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी, मतलब निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी मतलब फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब यहां से फॉर्मूला कौन होगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सही है। इसको सही बनाने के लिए देखिए यहाँ 1 वाट पूछा है। वाट किसका यूनिट होता है, पावर का, याद है, पावर मतलब शक्ति का यूनिट होता है। वाट किसका यूनिट होता है, पावर। तो चलिए वाट जो है पावर का है, वाट किसका यूनिट होता है, तो वाट यूनिट होता है पावर का। पावर बोले तो शक्ति का। पावर का फॉर्मूला याद है, वर्क डन बाय टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं जूल, यहां लिख दीजिए जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। मतलब अगर यहां से बात की जाए 1 वाट बराबर क्या होगा, तो यहां लिखिएगा 1 जूल पर सेकेंड होगा। ऑप्शन कौन होगा, देखिए जूल पर सेकेंड किस में है, ऑप्शन ए में है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, 2022 में पूछा हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। देखो बाबू, इस टॉपिक से, कलर कोड से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म है, 100% की क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको याद रखना है कलर कोड। और उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, उस ट्रिक को भी ध्यान में रख सकते हैं। बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ मतलब लय मिलाने के लिए है, ये आपका लय है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, हैज मतलब लय है, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। कैसे इसको आप याद रखोगे, तो ऐसे याद रखना, बी रॉय, बीबी रॉय हो गया, बीबी रॉय ऑफ तो हटा दीजिए, ग्रेट ब्रिटेन बुल्लू, हैज हटा दीजिए, वेरी गुड वाइफ मतलब वाइट। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वायलेट, काला भूरा लाल नारंगी पीला हरा नीला बैंगनी, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या पूछा है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर फॉर ब्लू कलर्स के लिए, ब्लू कलर के लिए कौन से कलर कोड बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको डिजिट याद रखना है। ब्लू कलर देखिए इसमें कौन है, ब्लू 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 ब्लू, नीला, ब्लू मतलब नीला, इसमें नीला कलर कौन है, तो नीला के लिए कितना होनी चाहिए, तो नीला के लिए आपको 6 याद रखना है। ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। तो ऐसे तो आपको याद रखना है। इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, और टेबल के लिए आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम वैसा ही पूछा है। करेक्ट वैल्यू ऑफ ग्रीन, ग्रीन बताइए, हरे रंग का कार्बन कोड ग्रीन कौन है, ग्रीन 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 मतलब हरा, हरा के लिए कितना होता है 5, तो हरा के लिए कितना होता है 5। बस आपको अगर याद है तो 1 सेकेंड के अंदर बना लोगे, नहीं याद है तो नहीं बन पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन से क्वेश्चन भरा हुआ है। करेक्ट द वैल्यू ऑफ येलो कलर, येलो कलर यहाँ से पूछा है, येलो मतलब पीला, पीला कलर के लिए यहाँ पे कलर कोड कार्बन रेसिस्टर कितना होता है 4। ऑप्शन कौन होगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये भी आपसे 2021 में पूछा हुआ भी है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, करेगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। रेसिस्टिविटी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसमें बताइए रेसिस्टिविटी की फॉर्मूला कौन है। तो रेसिस्टिविटी की फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। बस अगर ये याद है तो बाकी सब, आर का मतलब हो गया रेसिस्टेंस, रो का मतलब इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, लेंथ
समझ रहे हैं ना, लंबाई, और एरिया मतलब क्षेत्रफल। हमको यहाँ से रेसिस्टिविटी चाहिए। रेसिस्टिविटी कैसे निकालेंगे? इस रेसिस्टिविटी को निकालने के लिए ए डिवाइड में इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, तो आर ए हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा आर ए रो इंटू एल हो जाएगा। आपको रेसिस्टिविटी चाहिए, प्रतिरोधकता, तो यहाँ से क्या करो, इसको इधर भेज दो, तो आर ए बाई एल इंटू रो। देखो कौन ऑप्शन होगा। रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता मतलब आर ए बाई एल, आर ए बाई एल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2021 में भी पूछा हुआ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है। देखिए वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, तो आपको याद है ना, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, विभवांतर को मेजर करता है। लेकिन इसको अंदर थोड़ा कंसेप्ट जानेंगे। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है कि यहाँ पे एक एम मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो एक चीज याद रखिएगा, एम मीटर जब भी लगाते हैं तो हमेशा सीरीज में लगाते हैं। एम मीटर कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं, और करंट को मेजर करता है। ध्यान में रखना, एम मीटर सीरीज में लगा रहता है और करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मतलब विभवांतर को मेजर करता है। यानी इसको किसको मेजर करेगा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पूछा है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, यानी विभवांतर को मेजर करेगा। याद रहेगा ना? ठीक। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने हाजिर है। करे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ फोर्स के बारे में बात की जा रही है। नहीं बाबू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट होगी, जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। याद रहेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस होती है। पोटेंशियल विभवांतर की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। समझ में आ रही बात? ये भी क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका सामने है। कर द हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर निकालना है आप, ठीक है ना। यहाँ पे हीट निकालना है। हीट की फॉर्मूला क्या होती है? तो फॉर्मूला याद रखेंगे, आई स्क्वायर आर टी, करेंट, रेसिस्टेंस, टाइम। फॉर्मूला याद नहीं रखना, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। देखो इस फॉर्मूला को तुम मतलब भूलना नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। या हीट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। और इससे बहुत बार पूछा गया सवाल, चाहे फॉर्मूला हो चाहे इस पर क्वेश्चन हो, सब चीज पूछा हुआ है। इसको ध्यान में रखना है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक ना। टी समय तथा आई धारा के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। उष्मा मतलब हीट, तो क्या होती है? आई स्क्वायर आर टी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सही है? अच्छा कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एक टेबल बना दिया गया है, ठीक है। अच्छा कंडक्टर होने के लिए उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है वो अच्छा कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सिल्वर है, चांदी है, तांबा है, सोना है, ठीक ना, जिंक है, एल्युमिनियम है, ये सारे चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो चांदी की होती है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? चांदी की होती है। चाहे उल्टा लिखो, जिसका रेसिस्टिविटी कम वो अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी चांदी का होती है, सिल्वर का होता है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन कहलाएगा? अच्छा चालक सिल्वर कहलाएगा। यहाँ ऑप्शन कौन होगा आपका? ए होगा। अगर इस ऑप्शन में सिल्वर ना होता तो हम तांबा के पास जाते। किसके पास जाते? तांबा की ओर जाते, कॉपर की ओर। क्लियर हुआ? चलो बाबू, 2021 में पूछा हुआ भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन पैरेलल कंडक्टर। बताइए इस सर्किट में कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर में, समांतर मतलब पैरेलल क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है? आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट सेम होता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बैटरी है यहाँ से इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, ऐसे वायर आया है, तो ये तो सीरीज में है। तो सीरीज में है तो क्या सेम होगा? करंट सेम होगा। देखिए यहाँ से आया, यहाँ से दो वायर अलग अलग बट गए, ऊपर नीचे। तो पैरेलल है तो पैरेलल में क्या सेम होगा?
पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब विभवांतर, समझ में। तो क्या सेम होगा, पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पैरेलल के लिए। ध्यान रहे किसके लिए पूछा है, पैरेलल के लिए। अगर सीरीज के लिए पूछता है तो करंट की ओर जाते हैं। समझ में आ रही बात। ऑप्शन कौन होगा, ए। इस क्वेश्चन को भी पूछा हुआ है 2021 में। ठीक है, चलो बउआ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने करेंगे पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर की फॉर्मूला पूछ रहा, पावर, पावर शक्ति, इसको फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए इसको याद रखने के पावर, ठीक ना, पावर विद्युत, यहाँ देखिए पावर की यूनिट क्या होगी। तब पावर का यूनिट फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, I² इसी से निकाल लेना। पावर की फॉर्मूला एक होती है, पावर की फॉर्मूला टी यहाँ से हटा दे तो एक फॉर्मूला हो जाएगी I²R। देखो तो ऑप्शन में है, नहीं है, चलो नहीं है तो एक और फॉर्मूला अपना लो, V बराबर IR। ओम्स लॉ में पढ़े हो तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तुमने क्या पढ़ा है, V बराबर IR पढ़े हो ना। I बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो, V/R। इसको याद रखोगे ना तो फायदा ये होगा कि हम लोग बार बार फॉर्मूला रट कर नहीं बैठेंगे, निकाल लेंगे। अगर I की जगह पे V/R रख देते हैं तो यहाँ पे I² है, स्क्वायर कर दो, V²R² इंटू R हो जाएगा। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो V²/R हो जाएगा। तो एक और पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा, V²/R। तो देखेंगे कौन ऑप्शन होगा, V²/R दिया है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना। विद्युत परिपथ में शक्ति होती है, पावर का मतलब शक्ति होता है, इसमें कौन होगा पावर का यूनिट। तो दोनों याद रखेंगे। अभी यहाँ पे पूछा है V²/R, हो सकता है कि अगला एग्जाम में इसको पूछ दे, तो आपको ध्यान में रखना है। और इसको निकालने के लिए आपको हीट की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। और ध्यान देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन को कितने बार पूछा है, 1 2 3 4 बार पूछा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला को लेकर, और इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये भी कलर कोड से पूछा है, द कलर कोड ऑफ रेड कलर, रेड लाल कितना होता है, 2, लाल 2। समझ में आ रही है बात। ऐसे हम लोग चीजों को ध्यान में रखेंगे, 2020 में भी इसको पूछा हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर जो होता है किसका यूनिट होता है। किलोवाट का मतलब ये होता है कि घरों के बाहर जो एक बोर्ड लगा रहता है जिससे करंट का बिजली मेजर किया जाता है, वहाँ पे किलोवाट के फॉर्म में होता है। तो किलोवाट के लिए हम लोग यहाँ से फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं ताकि बार बार उसको आप याद नहीं रख सकते हो। तो किलोवाट को हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा यहाँ पे देखिएगा। किलो का मतलब हो गया 10⁻³ होता है ना, 1 किलो में 10⁻³ ग्राम होता है। वाट मतलब आपने देखा था पावर, वाट मतलब क्या था, पावर, और पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क बाय टाइम। ठीक ना। और आवर के लिए हम लोग क्या, आवर भी तो टाइम ही है। ठीक ना। यहां से इसको काट देंगे तो बचा क्या, वर्क। और वर्क का यूनिट क्या होता है आपका, जूल होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। तो यहाँ देखिए तो जूल किसका है, किलोवाट जो होता है, किलो वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है। एक वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो किसका यूनिट होता है किलोवाट, तो एनर्जी का होता है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को भी कितने बार पूछा हुआ है, 2020 में और 2010 में भी पूछा हुआ है। समझ में आ रही बात। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करेगी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीजेज विथ। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कब बढ़ता है, तो आपको ध्यान में रखना है जब उसकी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। ठीक है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो कंडक्टर है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने से। ठीक है आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। करे द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, अप्लाइड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई कंडक्टर आर रिलेटेड इज। किसी चालक के संवहन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का संबंध क्या होती है। तो फॉर्मूला याद होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो माइनस लग जाता है, माइनस छोटा ई बड़ा ई बाई एम इंटू टाउ। छोटा ई मतलब इलेक्ट्रॉन को बताता है, चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, मास को, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम को बताता है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, तो याद रखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको यही रिलेशन याद रखना, ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी।
यहाँ पे रूट में दिया है, यहाँ स्क्वायर में दिया है, और यहाँ पे बोल रहा है कि कांस्टेंट। नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान में रखना है यहाँ पे, ये बी ऊपर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन होगा आपका? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी 2018 में पूछा करे कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर किसके इक्वल है? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, करंट का फॉर्मूला I बराबर पड़े होगा Q/T। I बराबर क्या पड़े होगा? Q/T। इसका 1 एम्पियर, इसका यूनिट क्या लिखते हैं? एम्पियर। और इसके लिए Q मतलब चार्ज, जिसके लिए हम लोग कूलम यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकेंड। अगर इधर 1 लगा दें और इधर 1 लगा दें, देखो तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? कूलम, 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड मतलब 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका कूलम पर सेकेंड, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखना, फॉर्मूला अगर पता है तो अपने आप से निकल लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज ऑन द कंडेंसर इन द सर्किट शो इन द फिगर। कह रहा है कि परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश बताइए। देखिए यहाँ पे एक सर्किट है, एक पोटेंशियल है 12 वोल्ट, एक रेसिस्टर है 9 का, एक है 3 का, और उसके पैरेलल में लगाया गया एक कैपेसिटर, ठीक ना। इस पे कितनी चार्ज है? तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि इस पे चार्ज पूछा है, तो क्यू कैसे निकालते हैं? तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होनी चाहिए? CV होता है। कैपेसिटर में आपने पढ़ा, C तो आपको पता है 6 माइक्रोफैराड है, लेकिन पोटेंशियल पता नहीं। तो इसकी पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सोचो जरा। तो देखो, इसकी पोटेंशियल निकालने के लिए अगर हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में अपने जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। इसकी पोटेंशियल निकालने के लिए पूरे सर्किट पर ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे? तो समझो, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ समय के लिए इसको ढक देते हैं, क्योंकि एक कैपेसिटर है, एक करंट इसके पास नहीं मेजर कर सकते, चार्ज मेजर कर सकते। इसको ढक दोगे तो ध्यान से देखो, ये दोनों रेसिस्टर किस में दिखाई दे रहा है? सीरीज में। मतलब इन दो सीरीज में क्या? सीरीज में करंट सेम होती है। इसका पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल जोड़ेंगे तो इसका पोटेंशियल के बराबर होगा। तो मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल A है और इसकी पोटेंशियल B है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। यानी पोटेंशियल A प्लस पोटेंशियल B बराबर क्या हो जाएगा? 12। करंट हम निकालने जा रहे हैं। और आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा V बराबर क्या होता है? IR। तो मान लेते हैं इधर से करंट का सप्लाई हुआ I, ऐसा गया I, आपको तो निकालना है। तो V बराबर IR, अगर इसके लिए लिखें V तो क्या लिखेंगे? IR। R की जगह पर कितना? 9। तो V A की जगह पर लिखते हैं I, R की जगह पर क्या लिखते हैं? 9, प्लस B के लिए I, R की जगह पर क्या हो जाएगा? 3। समझ रहे हो बात? और इधर हो गया 12। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 9I और 3I मतलब 12I इक्वल टू 12 हो जाएगा। कट जाएगा तो I बराबर कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। मतलब इस पूरे सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है? 1 एम्पियर। इसके पास 1 एम्पियर तो इसके पास भी 1 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। अगर इसका करंट, इसमें अगर आपको करंट पता है तो पोटेंशियल निकाल लोगे। V बराबर IR, करंट कितना है? 1, रेसिस्टेंस कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। इसके पास 3 है तो इसके पास भी तो 3 होगा, क्योंकि ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो C तो आपके पास पता है 6 माइक्रोफैराड, और V कितना है? 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18। और माइक्रोफैराड है ना, तो ये माइक्रो कूलम हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम हो जाता है। तो 18 माइक्रो कूलम। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 18 माइक्रो कूलम। ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। समझ रहे हो बात? इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, 2017 में पूछा हुआ भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मोबिलिटी। देखो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन याद करो, गतिशीलता, मोबिलिटी का ऐसा यूनिट वहां पर निकालते, सेम क्वेश्चन वही है। फिर से आपको हम बताते हैं, वहां पे ये बताए थे मोबिलिटी की जो फॉर्मूला थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ना था। वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम यूज करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में बदल दें तो कूलम ऊपर चला जाएगा, न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ भी सेम था कि कूलम को हमने बदला था, यानी आपने पढ़ा था I बराबर Q/T,
पढ़े हो कि नहीं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट का फॉर्मूला था। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई टी। क्यू मतलब चार्ज का यूनिट कूलम, करंट का यूनिट एम्पियर, और टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं सेकेंड। मतलब सी की जगह पे एम्पियर सेकेंड रख दो, मतलब एम बाई एस इंटू सी की जगह पे क्या रखोगे? एम्पियर सेकेंड रख दो, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, इससे ही कट जाएगा, मतलब ऊपर हो गया एम्पियर मीटर बाई न्यूटन। देखो ऑप्शन कौन होगा? एम्पियर मीटर बाई न्यूटन, ऑप्शन होगा ए। ऐसे सवाल थोड़ा ध्यान रखना, ठीक ना? बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, रटना नहीं है बाबू, रटने से अच्छा है कि उसको समझ लो। समझ लोगे तो ये तुम्हारे हमेशा के लिए हो जाएगा। रट कर जाओगे एग्जाम में कन्फ्यूज कर जाओगे, तो उससे अच्छा है कि आप इसको बनाइए, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं, अगर आप आधे घंटा अच्छे से समय दे दोगे तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। और रटोगे तो आज रटोगे, कल भूल जाओगे, फिर कल रटोगे, परसों भूल जाओगे। समझ कर बनाओगे तो हमेशा के लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल तो बताए थे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाई चार्ज, ठीक ना? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाई चार्ज। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एकदम बेसिक से हम लोग चलते हैं। और ये चार्ज है, चलिए अगर नहीं पता है फोर्स का डायमेंशन तो पता होगा, एम एल टी के पावर -2, डिस्प्लेसमेंट में एल होता है। और चार्ज के लिए हम लोग दो यूज करते हैं, एक आई टी यूज करते हैं और एक ए टी यूज करते हैं। एम्पियर को ए से और चाहे आई से लिखते हैं। तो यहाँ देखिए सब जगह ए तो नहीं है, आई है, तो यहाँ आई टी लिख देते हैं, ठीक है? अब इसको साथ साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा? एम, एक एम है, एल और एल कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर टी के पावर -2, और नीचे हो जाएगा आई टी। अब देखिए एम एल स्क्वायर, अगर ये टी ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो टी के पावर -3 ले लेंगे, -2 और -1 -3 हो जाएगा, और आई ऊपर जाएगा तो आई के पावर -1 हो जाएगा। देखेंगे कौन ऑप्शन है। एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, ये नहीं होगा। एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 नहीं है, टी के पावर -3 नहीं है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा हुआ है, समझ रहे हो ना बात? थोड़ा इसको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर। बताइए विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है कौन सा है? बताओ विद्युत हीटर में, विद्युत में कौन सा? तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखा गया, कुछ मटेरियल लिखा गया, उसका यूज लिखा गया, आपको याद रखना है। तांबा वायर में या पाइप में यूज किया जाता है, प्लेटिनम गहना बनाने के लिए चाहे इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, टंगस्टन फिलामेंट में यूज किया जाता है, ठीक है ना? नाइक्रोम को हीटिंग एलिमेंट में चाहे हीटर में यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या पूछा है? द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर मतलब नाइक्रोम का यूज करेंगे, समझ रहे हो ना बात? तो यहाँ ऑप्शन कौन होने वाला है? आपका डी होने वाला है, ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, ठीक ना, शोषित विद्युत ऊर्जा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी किसके प्रोपोर्शनल है? क्या प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का, कि प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल का? मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल के बारे में दिया है। तो पहले आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखो। हीट या एनर्जी फॉर्मूला सेम ही होता है, आपने पढ़ा था हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। देखिए यहाँ पे जो हीट है जिसको हम एनर्जी भी बोलते हैं, किसकी प्रोपोर्शनल होता है? करंट के स्क्वायर का। तो करंट के बारे में यहाँ जिक्र ही नहीं है, रेसिस्टेंस के बारे में जिक्र नहीं है, टाइम के बारे में जिक्र नहीं है। तो कोशिश किया जाए इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो V बराबर क्या पढ़े हो? आई आर पढ़े हो कि नहीं? तो यहाँ से I बराबर क्या लिख सकते हो? V बाई आर। तो यहाँ से अगर आई स्क्वायर किया जाए तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर से एक आर मर गया तो क्या बचा यहाँ से? V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यानी एनर्जी जो होगी आपका, एनर्जी यहाँ पे लिख देते हैं, हीट बोलो चाहे एनर्जी बोलो, क्या आया आपका फॉर्मूला? V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यानी एनर्जी जो होगा, एनर्जी हीट बोलो चाहे एनर्जी, बात एक ही है, ये प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का स्क्वायर का, क्योंकि सब जगह पोटेंशियल देखा है तो पोटेंशियल के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी।
ऑप्शन देखेंगे प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोपोर्शनल नहीं है, पोटेंशियल मतलब एनर्जी प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल का, नहीं। स्क्वायर के है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं। इन्वर्सली नहीं है, डायरेक्टली है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सही है। एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का। ऑप्शन कौन होगा आपका? सी होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2017 में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किरचॉफ का सेकेंड लॉ इज यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखो यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, पहला रूल क्या करता है, किस पे आधारित है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, आवेश पे आधारित है। ठीक है ना। किरचॉफ का दूसरा नियम किस पे आधारित है? किस पे है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है? सेकेंड लॉ ना, तो सेकेंड लॉ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ रहता तब चार्ज की ओर मूव करते, ठीक है ना, एनर्जी होगा। 2017 में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29 कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर इच। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब व्हीटस्टोन सेतु तुलना करता है किसको? तो रेसिस्टेंस को। आपने पढ़ा होगा, अगर इसको R1 बोलते हैं, R2 बोलते हैं, R3 बोलते हैं, R4 बोलते हैं, तो आप यही ना लिखते हैं R1 बाई R2, कंपेयर करते हैं कि नहीं रेसिस्टेंस से, R3 बाई R4, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना लिखते हैं, ऐसा ही कुछ लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा? आपको किसको कंपेयर करता है? तो रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध का। समझ में आ रही है बात? 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिर व्हीटस्टोन ब्रिज से ही क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज इन मेजरिंग। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? हाई रेसिस्टेंस कि लो रेसिस्टेंस? तो आप याद रखेंगे इसको, लो रेसिस्टेंस मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से लो रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कर रहे कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू। एक किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ में पढ़ा था ना कि टोटल करंट का सम क्या होता है? जीरो होता है। मतलब जितना आने वाला करंट और उतना जाने वाला करंट का सम क्या होता है? जीरो। किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ में यही पढ़ाया गया था कि अगर मान लो बहुत सारा सर्किट है, ये आने वाला है और ये जाने वाला है, तो ये आने वाला I1 I2 I3 I4 जाने वाला है, तो जितना आता है उतना ही चला जाता है। इस पे टोटल सम का, टोटल करंट का जो सम होता है क्या होता है? जीरो। अगर ये प्लस लोगे तो क्या लेना पड़ेगा? माइनस। लेकिन यहाँ पर टोटल करंट का जो सम होगा जीरो होगा। जैसे मान लेते हैं अगर इधर से जितना आया वही दोनों मिलकर ना इधर से जाएगा, तो टोटल करंट का सम क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सर्किट बनाया गया तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना, जीरो होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज मेजर बाय। देखिए ईएमएफ ऑफ सेल किसको मेजर करता है? तो याद रखेंगे पोटेंशियोमीटर को मेजर करता है ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल जो बैटरी की जो होती है, सेल जो होती है, उसका ईएमएफ किसका मेजर करता है? तो पोटेंशियोमीटर का मेजर करता है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से, एक वायर से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उसके अंदर कितना उत्पन्न ऊष्मा होती है, कितना हीट प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में। एक करंट फ्लो इन अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट, द हीट प्रोड्यूस इज। हीट के बारे में निकालना है, इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो जो डाटा दिया है उसको पहले लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ रेसिस्टेंस दिया हुआ है ना, कितना? 5 ओम, पोटेंशियल दिया है 7 वोल्ट, टाइम दिया है 20 मिनट। सबसे पहले काम की मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा आपका 1200 सेकेंड। चलिए हीट के बारे में निकालते हैं। हीट बराबर आई बराबर, हीट बराबर क्या पढ़े हो? I² RT। हीट का फॉर्मूला जो अभी तक आपने इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसा था जिसमें इसका यूज किया गया था। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I² RT। अब यहाँ पे देखिए I मतलब करंट, क्या इस डाटा में करंट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो करंट नहीं दिया है तो इसको आपने पढ़ा है V बराबर क्या होता है? IR। पढ़े हो कि नहीं? तो I बराबर क्या लिखोगे? I बराबर V/R लिखोगे ना, I की जगह पर रख दो V/R। तो यहाँ स्क्वायर है तो V²
आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। एक आर से एक आर गायब हो जाएगा, तो यहाँ एच बराबर फॉर्मूला मिला आपको वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, अब इस पे रखो डाटा, पोटेंशियल दिया हुआ है, अब हमने कन्वर्ट कर दिया। अब तो आपको पोटेंशियल पता है ना, 7 का स्क्वायर, रेसिस्टेंस 5, टाइम है 1200 है। अब इसमें देखो तो इसको सॉल्व करो, क्या मिल रहा है आपको। सॉल्व करने के बाद मिलेगा 49 और नीचे हो गया 5, 1200। ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा इस पूरे डाटा को, तो अब आपको आएगा 11,760 हीट है, तो एनर्जी यहाँ पे यूनिट हो जाएगा जूल। यही आपका होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में जो आपका जो यहाँ पे डाटा दिया है, ऑप्शन जो है कैलोरी में दिया हुआ है, तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 11,760 में 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका कैलोरी में आएगा। तो कैलोरी में जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2800 कैलोरी आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका डी। 2800 कैलोरी है ऑप्शन डी के पास, बाकी तो अलग अलग है सब। देखें इस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना कंसेप्ट है, तो इससे क्या आपका क्लियर होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। कितना बच्चा सोचेंगे इतना कौन करने जाएगा, ऑप्शन रट लेते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि हमें सब पूछेगा, एक ही बार पूछा हुआ। ऑप्शन रट कर क्या करोगे, हो सकता है कि अगली बार कैलोरी में ना दे दे, जूले में रहने दे, हो सकता है कि पोटेंशियल ना देकर करंट दे दे, तब क्या करोगे, तो ढूंढते रह जाओगे। इस तरह से आप कंसेप्ट से थोड़ा सा दिमाग से पढ़िएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। रट कर पढ़िएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं। रट कर आप एग्जाम पास कर सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन लगभग पिछले जैसा ही है, उसमें जो फॉर्मूला लगा था वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होने वाला है। थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया हुआ है, वहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या था, जरा देखते हैं। इसमें क्वेश्चन करे कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो यदि तार का विभवांतर मतलब पोटेंशियल 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य बताइए। वहाँ यहाँ वर्क पूछ रहा है, हीट मतलब सेमी पूछ रहा है। A current of 10 ampere flow in a wire of 10 second. If potential difference across the wire is 15 volt, the work done. यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, जो जो डाटा दिया है उसको लिख लो। करंट कितना बाबू है आपके पास, करंट है 10 एम्पियर दिया, कह रहा है कि कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है 10 सेकेंड तक, वहाँ पे मिनट में दिया था। और उसके बाद इसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर आपको दिया हुआ है कितना वोल्ट, 15 वोल्ट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, वहाँ पे रेसिस्टेंस दिया था और यहाँ पे करंट दिया हुआ है, लेकिन हीट पूछा है। हीट जो पूछा है फॉर्मूला जो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। हीट का ही अगर हीट निकालोगे तो वही फॉर्मूला वही जो आएगा वर्क कहलाएगा। तो यहाँ पे हीट निकालने के लिए आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है। क्या आपके पास यहाँ आर है, नहीं है, वहाँ पे करंट नहीं था तो आपने फॉर्मूला को चेंज किया था। तो यहाँ पे आर नहीं है तो फिर चेंज करो, चेंज करोगे वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आर बराबर क्या लिखोगे, वी बाई आई इक्वल टू आर, मतलब आर की जगह पे वी बाई आई कर दें, आई स्क्वायर इंटू आर की जगह पे लिख देते हैं वी बाई आई इंटू टी। देखो अब बन जाएगा, एक आई से एक आई कैंसिल कर दो, आई इंटू वी इंटू टी। कितना है 10, पोटेंशियल कितना है 15, और ये कितना हो गया 10। 10 में 10 गुना करोगे 100, में 15 से गुना करोगे 1500 जूल आएगा। ऑप्शन कौन होगा, सी। तो लगभग वही था। तो इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि रटो नहीं, रटने से तुम एग्जाम पास कर सकते हो, वो भी अच्छा नंबर से नहीं, लेकिन अगर अच्छा से पढ़कर जाओगे तो तुमको बहुत अच्छा नंबर आएगा। और आने वाला इसके बाद अगर तुम जेईई या नीट की तैयारी करते हो तो उसमें भी तुमको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है ना। रट कर नहीं पढ़ा जाता है, साइंस है, साइंस को रटा नहीं जाता है, समझ समझ के पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध बताइए। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थी मैन के लिए इसको याद रखना है 50,000 ओम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं ना आप, आगे बढ़िए। चलो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, इसको कनेक्ट किया गया है विथ एम मीटर से, जिसका रेजिस्टेंस दिया है 0.05
ठीक है ना। कह रहा है इफ द करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में जो करंट जो फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर कर रहा है, तो द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस बताइए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक 0.05 प्रतिरोध वाले एम मीटर को 1.5 वोल्ट विभवांतर बल्ब के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ, ठीक है ना, उसको एक एम मीटर से जोड़ दिया गया, इसका ईएमएफ दिया हुआ है 1.5, ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। इसका जो रेसिस्टेंस है एम मीटर का दिया हुआ है 0.05 ओम, ठीक है। उसके बाद इस परिपथ में जो करंट बह रही है 2 एम्पियर बह रही है, तो आपको इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, इसको बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ईएमएफ का जो फॉर्मूला होती है इंटरनल रेसिस्टेंस के केस में V बराबर तो IR होती है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का हम लोग यूज करते हैं। V बराबर IR जो लिखते हो ना, V की जगह पे E लिख देना, IR हो जाएगा, मतलब IR हो जाएगा, एक एक्सटर्नल प्लस I स्मॉल r हो जाएगा इंटरनल, ऐसे याद रखना। बाकी जो पूछा है उसको निकाल लेना। इसका वैल्यू देखो क्या करना, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपके 1.5 है, ठीक है ना। करंट कितना है इसमें देखो तो, करंट आपके पास 2 है और इसमें रेसिस्टेंस कितना है 0.05, समझ रहे हो ना बात। इसके बाद प्लस यहाँ पे कितना है 2 और स्मॉल r तो निकालना है आप। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करो तो यहाँ पे 2 इंटू 0.05 सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 1.5 इंटू यहाँ पे आएगा 0.10 आएगा, ठीक है ना, प्लस 2r आ जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। हमको 2r की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको इधर भेजोगे तो 1.4 हो जाएगा इक्वल टू 2r हो जाएगा। r की वैल्यू चाहिए तो इसको काट दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7, ठीक है ना, मतलब स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगा 0.7। ऐसे में तो ओम होगा, देखो ओम ऑप्शन नहीं दिया तो 0.7 देखेंगे कौन है, ऑप्शन डी होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, कैसे बनाया गया वो सारे चीज़ों को याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या होनी चाहिए, द इंक्रीजेज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज। इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर किसी भी सेंसिटिविटी का पोटेंशियोमीटर बढ़ाना है तो उसका लेंथ बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाना होगा, लेंथ बढ़ाना होगा। पोटेंशियोमीटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना, वोल्टमीटर, ये सारी चीज़ पढ़े होंगे। उसमें क्या करते हैं, उसको हम लोग लेंथ को बढ़ाते हैं। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। 2009 में पूछा हुआ है, बहुत पहले पूछा हुआ था, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में उतना ध्यान नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें इन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, याद करो, पोटेंशियोमीटर पढ़ा होगा, वोल्टमीटर पढ़ा होगा। तो इस तरह के जो सर्किट, इस क्वेश्चन को पूछा तो नहीं है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। और ये बैलेंस होता है वीटस्टोन ब्रिज पे, इसका एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स चाहिए ना, तो वीटस्टोन ब्रिज पे बैलेंस होता है इतना बाई इतना और इतना बाई इतना कर देते हैं और एक्स की वैल्यू निकल जाती है। निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स बाई 60 इक्वल टू 40/60 ऐसा कर देना, इतना बाई इतना और इतना बाई इतना, इससे ही कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 ओम। तो ऑप्शन कौन होगा, सी हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस तरह से बाबू हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को हमने अच्छा से डील किया। तो आप इसको अच्छे से देखो ताकि तुम्हारा भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई